हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो मेरे को जो इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है वो ये है कि आपके कुछ ना चीज़ें चेंज हुई है। ठीक है, यानी कि जो सिलेबस है उसमें चेंजेस हुए हैं, तो आपका कुछ पार्ट ऐसा है जो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो जो डिलीटेड पार्ट है यानी कि कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ना आपको, तो मैं आपको बता रही हूँ आपको कि कौन कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी तक हमने कितने चैप्टर पढ़े हुए हैं? हमने पढ़े हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा है, मतलब ख़त्म होने वाला था, लास्ट टॉपिक बच रहा था, नहीं सॉरी थर्ड चैप्टर चल रहा था, हाँ फोर्थ चल रहा था, सही है, फोर्थ चल रहा था, फोर्थ पे लास्ट टॉपिक चल रहा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखो फिजिकल वर्ल्ड जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, है ना, उसमें आपको जितना पढ़ाया है सारा पढ़ना है, उसमें कुछ भी हटाना नहीं है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक हटाए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं थे, वो मैंने ऑलरेडी नहीं पढ़ाए थे आप लोगों को, और वो इस बार जो सिलेबस है आपका कोरोना की वजह से थोड़ा सा जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है, हटाया है आपका, तो वो डिलीटेड पार्ट कौन कौन सा है, फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको जो जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो सब पढ़नी है आपको। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना। सेकेंड चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, आपको क्या क्या नहीं पढ़ना, उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा है आपको, वो नहीं पढ़ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया है, स्पीड वेलोसिटी पढ़ाई है, वो नहीं पढ़नी। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये नहीं पढ़ने हैं आपको। इन सब को छोड़ कर के जितना भी पढ़ाया है वो सब पढ़ना है आपको, है ना। बहुत ही गलत तरीके से सिलेबस हटाया है, स्टार्टिंग की चीज़ें हटा देंगे तो बाद की चीज़ें कैसे समझ में आएंगी, हालांकि हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, पर आपको पेपर के लिहाज से नहीं पढ़नी है ये चीज़ें। ठीक है, फोर्थ चैप्टर जो है मोशन इन अ प्लेन, उसमें एक ही टॉपिक हटाया है, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने शुरू ही किया था, तो उस पर आज एक लेक्चर लेने वाली थी, पर अब वो मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो हट गया है टॉपिक, तो उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना, तो वो टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। इसके बाद आपके जितने भी टॉपिक हैं उनमें ये सारे टॉपिक्स आपके नहीं आएंगे, तो इनको हटाते हुए मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, ये टॉपिक हटा, तो आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे जितना भी सिलेबस होगा वो अब जो रिवाइज सिलेबस आया आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगी। ठीक है, अब मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी ये डिलीटेड पार्ट की कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं आपको, ताकि आप वो टॉपिक मत पढ़ना। ठीक है, बस आपको 3 चैप्टर में ही याद रखना है, फर्स्ट में, थर्ड में, फोर्थ में। सेकंड चैप्टर में सब कुछ आएगा, सेकंड चैप्टर में कुछ भी नहीं हटाया है इन्होंने, सेकंड चैप्टर में आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं वो सब पढ़नी है आपको, समझ में आ गई। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में ही हटाया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट चैप्टर में आपको जितना पढ़ा है वो सब पढ़ना है, क्योंकि ये सही टॉपिक नहीं थे, ऑलरेडी मैंने नहीं पढ़ाए थे। थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा ध्यान रखना है, फोर्थ में सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हटा है, और थर्ड में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और आपका ये स्पीड, एक्सेलरेशन, जिसमें हमने एवरेज और इंस्टेंटेनियस पढ़े थे वो हटा दिए, है ना। इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ हटा दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हटा दिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हटा दिया, इसके अलावा जितना भी है वो सब कुछ आएगा। ठीक है, मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी डिलीटेड पार्ट, आप एक बार देख लेना, बाकी मैंने बता दिया। ये जो फोर्थ चैप्टर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे उसको हम नहीं पढ़ रहे, अब हम शुरू कर रहे हैं आपका फिफ्थ चैप्टर, वो है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में आपका हटाते हुए जो जो पार्ट है डिलीटेड उसको हटाते हुए पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो जिसमें आपका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन, स्टार्टिंग का सारा अमाउंट हटा दिया आपका चैप्टर का। ठीक है, तो वो लेकर के चल रहे हैं अपन। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 5th मैं शुरू करा रही हूँ, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका फ्रिक्शन। समझ में आ गई। ये कोरोना की वजह से आपका जो सिलेबस है उसको छोटा किया गया है, तो आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो अब आपके रिवाइज सिलेबस में है, बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। समझ में आ गई। ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग का काफ़ी सारा पार्ट है, जैसे फिफ्थ चैप्टर जो है आपका वो है, आप उसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर का नाम क्या है, लॉज ऑफ मोशन, यानी कि इसमें मोशन के जितने भी लॉज हैं, कि कोई भी पार्टिकल कैसे गति करता है, मतलब कैसे मूव करता है, क्यों करता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी नई चीज़ें थी इसमें आपके, है ना,
लेकिन क्या करें, अब वो सिलेबस में हट गई हैं तो मैं बता भी नहीं सकती उनको, ठीक है, आपको पढ़नी भी नहीं है। लेकिन फिर भी फ्रिक्शन समझाने से पहले मोशन के बारे में एक थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, क्योंकि फ्रिक्शन तब तक समझ में नहीं आएगा। चैप्टर वाइज इन्होंने स्टार्टिंग के टॉपिक नहीं हटाने चाहिए थे मेरे हिसाब से, इनको हटाने चाहिए थे लास्ट के टॉपिक, मतलब हर चैप्टर के लास्ट के टॉपिक हटाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने लास्ट के टॉपिक रखे हैं, स्टार्टिंग के चैप्टर में से स्टार्टिंग में से टॉपिक्स हटाए, तो वो गलत किया इन्होंने, क्योंकि किसी भी चैप्टर का स्टार्ट पार्ट जो होता है वो उसका बेसिक होता है, वो हटा दोगे तो बाद की चीज़ें कैसे समझ में आएंगी। हर चीज़ लिंक होती है, आप बाद की चीज़ें हटा दो ना, स्टार्टिंग का बच्चा पढ़ लेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब जो जैसा भी है हमें तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन टीचर की दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर सकता अगर वो स्टार्टिंग का नहीं बताएगा तो। लेकिन मैं आपको कंप्लीट ना बता करके, कंप्लीट मतलब एक स्टेप बाय स्टेप ना बता करके भाई पूरा लिखवाती समझाती, वो ना बता करके एक बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर दूंगी, ठीक है, छोड़ूंगी नहीं चीज़ें, ठीक है। फ्रिक्शन आपका डेली लाइफ में भी यूज़ होता है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे आप कोई भी चीज़ है उसको मूव करा रहे हो या आप चल रहे हो, तो चलने में भी फ्रिक्शन काम में आता है ना। आप किसी बक्से को या किसी बॉक्स को धक्का दे रहे हो तो वहाँ पे आपको बल क्यों लगाना पड़ रहा है, फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन काम करता है। साइकिल चलाते हो, पैडल मारते हो, तो आपको स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जब साइकिल मूव करना शुरू कर देती है तो कम फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, रिक्वायरमेंट पड़ रही है, वो किसकी वजह से पड़ रही है, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। अब ये जो मैं वर्ड बार बार काम में ले रही हूँ, फोर्स, ठीक है। अब फोर्स क्या होता है, पढ़ा हुआ है आपने, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक नॉलेज मैं दे रही हूँ आपको चैप्टर की, फ्रिक्शन तभी समझ में आएगा, ठीक है। देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स आपने पढ़ा हुआ है, फोर्स होता है आपका F इज इक्वल्स टू, क्या होता है फोर्स, एम ए, यानी कि मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स बनता है ना, किसी भी। और अगर इसकी जनरल डेफिनेशन देखी जाए तो फोर्स का मतलब होता है धक्का लगाना। फोर्स का जनरल मीनिंग क्या होता है, टू पुश, यानी कि धक्का लगाना किसी भी चीज़ को, वो फोर्स के अंडर में आता है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब फोर्स जो होता है वो आया कहाँ से, ये आया न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको जब मैंने 11th क्लास का इंट्रोडक्शन बताया था तो मैंने बताया था, आपको पढ़ाया था, समझाया था, मतलब बेसिक नॉलेज दे दी थी आपको वहीं पे कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है। लिखवाया नहीं था लेकिन बता दिया था, ठीक है। अब हम उन चीज़ों को तरीके से पढ़ते पूरा, लेकिन अब वो हट ही गए हैं तो क्यों पढ़े, लेकिन नॉलेज में दे देती हूँ आपको, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को धक्का लगाना, टू पुश, ठीक है। लेकिन फिज़िक्स के हिसाब से इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो आती है न्यूटन के सेकंड लॉ से। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो अप्लाई किया जाता है दैट इज़ ऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये डी बाई डी टी किसको बता रहा है, अब तो आप जानते हो क्योंकि आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो। पहले जब बताया था तो डिफरेंशिएशन आपने नहीं पढ़ा था। तो पी तो है मोमेंटम, पी क्या है, मोमेंटम, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। जब मोमेंटम में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स, फोर्स जो कि अप्लाइड फोर्स होता है, ठीक है। अब पी, इस कांस्टेंट को, सॉरी इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। फिर हम के की वैल्यू हमने मान ली कि 1 है तो के हट जाएगा यहाँ से, डी बाई डी टी। पी की जगह पर हम एम वी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ठीक है। ये जो पी है द्रव्यमान इंटू वेग, ये मोमेंटम की डेफिनेशन है। मास को आप बाहर ले लो, डी बाई डी टी, अंदर क्या बच जाएगा वी, और डी वी बाई डी टी तो अब हम जानते हैं क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ से एफ इज इक्वल टू क्या निकल कर के आ जाता है, एम ए, ठीक है। यही क्या कहलाता है, फोर्स, यानी कि मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करने पर फोर्स आता है। फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। न्यूटन का मतलब किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहाँ से आया, किलोग्राम तो किसकी यूनिट है, मास की। एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ से आई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम,
वेलोसिटी का मतलब होता है मीटर पर सेकंड और नीचे फिर सेकंड, तो मीटर ये सेकंड नीचे आ जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की हो गई, ये सब बताया मैंने आपको, जहाँ फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था डायमेंशन पढ़ाई थी वहाँ पे सारी यूनिट्स आपको समझाई है। किसी बच्चे की रह गई है तो वो प्रीवियस वीडियो में जा करके समझ ले, ठीक है। सब प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने यूट्यूब पे, 11th क्लास की प्लेलिस्ट में जाओगे तो स्टार्टिंग से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक की सारी वीडियोज़ आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे एक ही वीडियो को बीच में से मत उठाओ, इससे अच्छा ये है कि स्टार्टिंग में कुछ रह गया है या स्टार्टिंग से पढ़ना है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आओ तो चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो ये एफ जो हो गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर और उसकी यूनिट होती है न्यूटन। समझ में आगे बात। तो ये होता है फोर्स, ठीक है। अब फोर्स जो है ये एक्चुअली मिला है न्यूटन का सेकंड लॉ, जो अब आपका हटा दिया है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। ये नहीं पढ़ना आपको, लेकिन पता होना चाहिए। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा, या फिर वो स्टेबल है तो वो स्टेबल ही रहेगा अगर उस पर कोई जब तक फोर्स नहीं लगाया जाता था। तो सारे जो लॉ है न्यूटन के वो फोर्स पर डिपेंड है, ठीक है। जो बेसिक है उसका बेस जो है न्यूटन के लॉस का वो है फोर्स, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर मोशन कर रही है तो वो करती रहेगी उसी वेलोसिटी से जब तक कि कोई फोर्स नहीं लगाया जाता। स्टेबल है तो उसी वो इनफाइनाइट टाइम तक स्टेबल ही रहेगी अगर फोर्स नहीं लगाया जाता। तो ये कहलाती है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ ये रहा। थर्ड क्या है, एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन मतलब कोई भी रिएक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसके अपोजिट एक रिएक्शन होता है, और जितना मैग्नीट्यूड में एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है। अगर 10 न्यूटन का एक्शन है, एक्शन मतलब फोर्स, जितना फोर्स 10 न्यूटन का अगर है किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो रिएक्शन भी 10 न्यूटन का ही होगा। हम जब चलते हैं तो उसमें भी एक्शन रिएक्शन काम करता है, ठीक है। तो थर्ड लॉ आपका होता है एक्शन रिएक्शन। जैसे आप अपने नाव चलती हुई देखी होगी तो आपको पानी को पीछे धक्का देना पड़ता है, फिर नाव आगे चलती है। तो जितना ज़्यादा आप पानी को पीछे धक्का दोगे नाव उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगी। दैट इज़ कॉल्ड एक्शन रिएक्शन फोर्स। आपने सभी ने रॉकेट चलता हुआ देखा होगा, टीवी में तो देखा होगा ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि रॉकेट में पीछे की तरफ आपने देखा होगा बहुत तेज़ी से एक धुआं निकलता है ना। वो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जेट के रूप में बहुत ज़्यादा गैसेस जो हैं वो पीछे निकलती है, और वो गैसेस का प्रेशर जब पीछे होता है तो उसका रिएक्शन होता है रॉकेट पर आगे की तरफ, तो उससे रॉकेट जो है वो आगे की तरफ जाता है। आपने दिवाली पे तो रॉकेट चलाया होगा, उसमें बत्ती में आप आग लगाते हो तो वो पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है जिससे रॉकेट आगे जाता है। तो वहाँ भी एक्शन रिएक्शन काम करता है, ठीक है। तो फिजिक्स है ही ऐसा सब्जेक्ट जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, डेली लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, वही फिजिक्स है। फिजिक्स का मतलब यही है, भौतिक विज्ञान, आपके आसपास का विज्ञान, ठीक है। तो देखते हो चीज़ों को लेकिन उन पे गौर नहीं करते हो, ठीक है। तो ये आपका एक्शन रिएक्शन। तो फोर्स बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। तो कंप्लीट फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उन सभी में फोर्स ही बेस है, ठीक है। फिर आता है आपका फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन कब होता है, जब फोर्स होगा। मान लो आपके सामने जैसे ये कागज़ रखा हुआ है फिलहाल, ठीक है। ये टेबल पर रखा हुआ है, टेबल के ऊपर कागज़ है। तो अगर कोई टेबल है उस पर आपने कोई बुक रखी हुई है, तो वो अगर आपने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया तो वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन वैसे ही रखी रहेगी। आप कहोगे कि मैडम हो सकता है हवा से हिल जाए या किसी के हाथ से हिल जाए, तो भाई वो भी तो फोर्स ही है। अगर हवा से हिल गई तो हवा भी तो एक फोर्स ही लगाएगी। हम कह रहे हैं कि कैसा भी फोर्स नहीं है, हम कह रहे हैं कि फोर्स इज एब्सेंट। अब फोर्स किसी भी चीज़ से हो सकता है कि बल से, हमने बल जो है या फोर्स जो है किससे लगाया हो, हाथ से लगाया हो, या हमने हवा से लगाया हो, या हमने किसी चीज़ को पकड़ के उससे डंडी से हिला करके लगाया हो, लेकिन हम कह रहे हैं फोर्स है ही नहीं, फोर्स प्रेजेंट ही नहीं है। तो वो बुक जैसी है वो वैसी ही रखी मिलेगी आपको 10 दिन 20 दिन, जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे, है ना। टेबल है, आप उसको धक्का नहीं दोगे तो वो वैसे ही रखी रहेगी। तो फोर्स ही नहीं लगाओगे तो फ्रिक्शन भी क्रिएट नहीं होगा। फ्रिक्शन तब क्रिएट होगा जब आप फोर्स लगाओगे। आपको फोर्स की ज़रूरत ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि फ्रिक्शन है। मुझे एक टेबल को धक्का देना है, बहुत भारी है, ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल को मुझे धक्का देना है, ठीक है, मुझे फोर्स लगाना है। तो स्टार्टिंग में जब मैं फोर्स लगाना शुरू करूँगी, थोड़ा बिल्कुल नॉर्मली एक 0 न्यूटन से थोड़ा 0.5 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये स्टेबल है एक जगह पर, ये इस फर्श के इस पर्टिकुलर सरफेस के टच में है,
तो जहाँ पर सरफेस के टच में होगी, सरफेस फ्रिक्शन के लिए सरफेस के साथ टच कांटेक्ट होना ज़रूरी है। बिना कांटेक्ट के फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता। हालांकि एक फोर्स होता है जो हवा में भी फ्रिक्शन होता है, वो एक चीज़ अलग है, लेकिन हम अगर ज़मीन की बात करें तो वहाँ पे कांटेक्ट होना ज़रूरी है। तो अगर मैं स्टार्टिंग में 0.5 न्यूटन फोर्स लगाऊंगी तो अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही, जितना आपने लगाया उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएगा। तो ये हिली भी नहीं, टेबल हिली ही नहीं। फिर मैंने इसको बढ़ाया, 2 न्यूटन किया, तो 2 न्यूटन ही अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो गया। ठीक है, अब भी नहीं हिली, लेकिन अब मैंने बढ़ाया फोर्स को, मैंने सीधा 10 न्यूटन कर दिया, तो अब टेबल हिली। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में 10 आपने लगाया तो इस डायरेक्शन में 8 ही क्रिएट हो पाया। तो बाकी का 2 फोर्स, 2 न्यूटन का फोर्स इस टेबल को धक्का लगाने में काम में आया। तो होता क्या है कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ता है एक लिमिट तक। ये नहीं है जैसे साइकिल को धक्का दे रहे हो, इनिशियली छोटा पैडल मारा है आपने, धीरे मारा है तो साइकिल नहीं चलेगी, फिर आपने और मारा तो साइकिल चलेगी, फिर आपने और मारा तो और टाइट कर लगेगी आपको साइकिल। लेकिन एक बार स्पीड पकड़ लेती है तो कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये नहीं है कि आप कंटिन्यूस फोर्स लगाते जाओगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ता ही जाएगा, एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ता है, उसके बाद कम होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक वेलोसिटी अगर आपने पकड़ ली, एक वेलोसिटी अगर आपने ले ली तो फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। इसका ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये आपका फ्रिक्शन वाला टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, 2 तरीके के फ्रिक्शन पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा हम पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे, कल ही शुरू करेंगे इनको, है ना। आज जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया फोर्सेस का, फ्रिक्शन का। डिटेल में हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इसमें इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।